नमस्कार दोस्तों हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 87 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो हमारे देश में है उसके बारे में हम समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के बारे में। तो इन चार सब हेडिंग्स के थ्रू हम आज के अपने इस डिस्कशन को सेंटर करके चलने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग समझते हैं। अब नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे अगर हम मायरन वीनर की बात करें तो ये कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डाइवर्स सोशल कल्चरल लिंग्विस्टिक रिलीजियस और रीजनल ग्रुप्स हैं, मतलब इतने तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको एक साथ लाया जाता है और उनको एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है तो उनकी जो लॉयल्टी है नेशन स्टेट के लिए, वो जिस देश में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, उसकी जो लॉयल्टी है, उसके लिए जो लॉयल्टी है उसको इंश्योर करने की बात की जाती है। मतलब बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप को, कल्चरल ग्रुप को, लिंग्विस्टिक ग्रुप को, रिलीजियस ग्रुप को, सबको एक साथ लाना भी है। साथ ही साथ उनके अंदर इस बात की फीलिंग भी रखनी है कि वो जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए वो लॉयल रहें। तो मायरन विनर ने इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन किया है। एच ए गनी ने भी अपनी तरफ से नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमन बिलोंगिंग एंड इमोशनल यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। ये कहते हैं कि हमारे देश में जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एक ऐसी वननेस की फीलिंग को, एक होने की फीलिंग को डेवलप करना, एक ऐसी कॉमन बिलोंगिंग के फीलिंग को डेवलप करना, एक इमोशनल यूनिटी को डेवलप करना हमारे देश के लोगों में, जो कि उनको एक वननेस का आभास कराती है। और जब हम ऐसा करेंगे, उनके अंदर जब एक वननेस की फीलिंग आएगी, तो जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड डिफरेंसेस हो, जो लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंस हो, उनके अलग अलग कास्ट से रिलेटेड डिफरेंस हो, वो अलग अलग रीजन से आते हो, इस बात को लेकर जो डिफरेंसेस हो, इन सारे डिफरेंसेस के डिस्पाइट हम देखते हैं, इन सारे डिफरेंसेस के होते हुए जब हम अपने देश के अंदर एक वननेस की फीलिंग को डेवलप करते हैं, एक कॉमन बिलोंगिंग की फीलिंग को डेवलप करते हैं, तो इसको नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। ऐसा एच ए गनी ने कहा है। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी नेशनल इंटीग्रेशन को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्पिरिचुअल और मोरल यूनिटी ऑफ द पीपल, जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होता है, टॉलरेंस के ऊपर बेस होता है और एक दूसरे के डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के ऊपर बेस्ड होता है। और ये इंडिविजुअल को बाइंड करता है इनटू अ हार्मोनियस नेशनल कम्युनिटी। और जब अलग अलग देखेंगे, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी एक साथ आएगी, अलग अलग जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी एक साथ आएगी, तो एक हार्मोनियस नेशनल कम्युनिटी का निर्माण होता है। और इसी को नेशनल इंटीग्रेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। फिर रशीदुद्दीन खान ने भी नेशनल इंटीग्रेशन को अपने लेवल से डिफाइन किया है। इन्होंने बोला कि नेशनल इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस डाइवर्सिटीज हैं उनको एकोमोडेट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और इनको एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हम क्या बांधने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो विलिंगली किसी भी स्टेट की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और वो नेशनल पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन चारों डेफिनेशन को समझने के बाद आप ये समझ सकते हैं, इन चारों डेफिनेशन को जानने के बाद आप ये समझेंगे कि इन चारों का क्रक्स क्या है। इन चारों का क्रक्स ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारे देश में जो भी अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, जो भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक वननेस की फीलिंग का आभास करवाना, उनको उनके अंदर जो एकता की भावना होती है, जो यूनिटी की भावना होती है, उसका एहसास कराना, ताकि वो अपने रिलीजियस जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनसे ऊपर उठ के वो अपने आप को एक सिटीजन के रूप में देख सके, वो अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ सके। तो इन सारे डेफिनेशन का, इन चारों प्रकार के जो डेफिनेशन हमने देखे, चाहे वो एच ए गनी की हो, चाहे रशीदुद्दीन खान की हो, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हो, इन सभी डेफिनेशंस का अगर हम सम अप करें तो हम ये समझते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन में कई तरीके के प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस भी उसमें इन्वॉल्व होता है, हम अलग अलग कम्युनिटी को पॉलिटिकली एक करने की बात करते हैं, उनको इकोनॉमिकली हम एक करने की बात करते हैं, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, कई सारे डायमेंशंस नेशनल इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इन सब के बीच में एक इंटर रिलेशन हमें देखने को मिलता है।
तो ये हुआ नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे। और मैं फिर से आपको एक आसान शब्दों में बताऊं तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम अपने देश के अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग कम्युनिटी को, जो अलग अलग कम्युनिटी है वो लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, वो आपको कल्चर के बेस पे अलग अलग हो सकते हैं, सोसाइटी के बेस पे अलग अलग हो सकते हैं, है ना, पॉलिटी के बेस पे अलग अलग हो सकते हैं। तो इन सारी अलग अलग सोसाइटीज को, अलग अलग कम्युनिटीज को जब हम एक साथ लाते हैं, हम इसी को नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि उनके जो अपने पर्सनल बिलीफ्स हैं उनको नुकसान ना हो, यानी उनके अंदर एक ऐसे फीलिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के माध्यम से, जिसमें वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं रादर देन अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को, रादर देन अपने लैंग्वेज के इंटरेस्ट को, है ना। तो उनके लिए सबसे ऊपर क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट। और तो इसी फीलिंग को डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसको हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे देश में चूंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हमने 200 सालों की अंग्रेजों की अब गुलामी झेली है, उसमें हमने कई तरीके की समस्याओं का सामना किया, कई तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए। और उन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ के तौर पे हम कुछ ब्रिटिशर्स को देखते हैं, तो कुछ हमारे हिस्टोरिकल भी इसके रूट्स हैं। तो कई सारे ऑब्स्टिकल हमको नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। हम नेशनल इंटीग्रेशन करना जरूर चाहते हैं, लेकिन उस नेशनल इंटीग्रेशन के राह में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हमारे नेशनल इंटीग्रेशन की राह में बाधा बन रहे हैं, इसके लिए हमें एक बार सारे प्रॉब्लम्स को जरूरी है कि ध्यान से समझें। तो सबसे पहले दोस्तों है रीजनलिज्म, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ी बाधा है। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? रीजनलिज्म का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपने अंदर एक प्रायोरिटी की फीलिंग को डेवलप करना। और जब हम ये प्रायोरिटी की फीलिंग डेवलप करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने कंट्री के ऊपर इस पर्टिकुलर रीजन को प्रायोरिटाइज करते हैं, इस स्टेट को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी नहीं रह जाती, उस पर्टिकुलर रीजन का जो इंटरेस्ट है वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो इसी फीलिंग को हम क्या कहते हैं, रीजनलिज्म कहते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म हमने फॉलो किया है, तो हमें पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे सेंटर देखने को मिलता है और नीचे स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो स्टेट्स के लिए भी अगर स्पेशल फीलिंग ऐसे डेवलप हो जाए कि हम स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने लग जाएं और नेशनल इंटरेस्ट को हम ताक पे रख दें, तो हम इसलिए जो रीजनलिज्म की फीलिंग है, इस फीलिंग को हम सब नेशनलिज्म का भी नाम देते हैं। तो जो रीजनलिज्म है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे नेशनल पॉलिसी से छूट जाते हैं, जो नेशनल कल्चर है उससे अलग थलग रह जाते हैं। तो अपना पॉलिटिकल डिसकंटेंट को शो करने के लिए वो रीजनलिज्म का सहारा लेते हैं। तो हमारे देश में जो रीजनलिज्म है वो कई तरीकों से हमें दिखता है, इसका मैनिफेस्टेशन हमें कई फॉर्म्स में दिखता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी स्टेट्स के कुछ लोगों के द्वारा इंडियन यूनियन से अलग होने की डिमांड उठती है ना। माफ कीजिएगा। तो इसके फॉर्म में हमें रीजनलिज्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पंजाब में आपको खालिस्तान की मांग देखने को मिलती है, मिजोरम में आपको मिजोस द्वारा एक अलग जो पॉलिटिकल एंटिटी बनाने की मांग है वो की जा रही है, नागाज के द्वारा भी सेम मांग की जा रही है। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इंडियन यूनियन से अलग करके एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो रीजनलिज्म का पहला फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे जो किसी सर्टेन एरियाज के लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ एरियाज के लिए, अपने एरियाज के लिए एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। तो सबसे पहला हमने फॉर्म क्या देखा था कि हम कि जो अलग कुछ एरियाज हैं वो हमारे कंट्री से अलग होना चाहते हैं, ठीक बात है। फिर उसके बाद अब हमने क्या देखा कि हमारे कंट्री के अंदर जो कुछ एरियाज के लोग हैं वो अलग अलग स्टेटहुड का डिमांड करते हैं, यानी कि जैसे आप देखेंगे असम में बोडोलैंड की डिमांड है, गुजरात में आपको विदर्भा की डिमांड देखने को मिलेगा, पंजाब में आपको गोरखालैंड की डिमांड देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो डिमांड है वो कुछ सर्टेन एरियाज के लोगों के द्वारा इस बात को लेकर उठाए जाते हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेटहुड दे दिया जाए। तो पहला फॉर्म हमने क्या देखा था कि वो हमारे इंडियन यूनियन से ही अलग होना चाहते हैं। दूसरा फॉर्म हमने क्या देखा कि वो हमारे इंडियन यूनियन का पार्ट रहना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेट के रूप में, एक सेपरेट स्टेट के रूप में। तीसरा फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं जो कि फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा चाहते हैं। तो तीसरे फॉर्म के तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे इंडियन यूनियन में जो यूनियन टेरिटरीज पाए जाते हैं, वो यूनियन टेरिटरीज के कुछ लोग अपने खुद को एक स्टेट के तौर पे देखना चाहते हैं और फुल फ्लेज स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। जैसे आप पुदुचेरी को देख सकते हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली को देख सकते हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ के लोग जब फुल फ्लेज स्टेटहुड की डिमांड करते हैं तो ये भी एक रीजनलिज्म का ही फॉर्म है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाएगा, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं रीजनलिज्म के
तरफ हमारा ध्यान खींचती है। इसके अलावा एक सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी है जो इस बात पे जोर देता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में जो लोकल लोग हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाए, दूसरे स्टेट्स के लोगों को प्रेफर ना किया जाए, दूसरे स्टेट्स के लोगों को हम दूर रखने की इसमें कोशिश की जाती है गवर्नमेंट जॉब से। जैसे अब इनका स्लोगन क्या होगा, असामीज, जो असामीज के लिए असम, बिहारियों के लिए बिहार, है ना। तो इस तरीके से ये स्लोगन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, महाराष्ट्रियंस के लिए महाराष्ट्र। तो ये क्या करते हैं, जो लोकल लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हीं को प्रेफर करने की कोशिश की जाती है। जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया था, हरियाणा के लोगों के लिए 65% आरक्षण की बात की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे रिजर्वेशन पॉलिसी से एक सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी जो है वो उसको बढ़ोतरी, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इसकी वजह से हमारे देश में रीजनलिज्म का जो इशू है वो भी बढ़ता हुआ दिखता है, और रीजनलिज्म हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल के रूप में सामने है, इसलिए हमें रीजनलिज्म से बचना चाहिए। तो पहला हमने ऑब्स्टिकल क्या देखा अपने नेशनल इंटीग्रेशन में, वो है रीजनलिज्म। आई होप कि आपको रीजनलिज्म के सारे एस्पेक्ट समझ में आए होंगे, किस तरीके से इसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग फॉर्म्स में हमारे देश में देखने को मिलता है वो भी आपने समझा होगा। हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में दूसरा जो ऑब्स्टिकल है वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए आपके अंदर जो है प्यार की भावना हो, और इस प्यार की भावना के अंदर आप जो नेशन है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं और अपने ही कम्युनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और बाकी जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को आप कुछ नहीं, उनको उनके इंटरेस्ट को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यानी कि अपने रिलीजियस बिलीफ्स को इंपॉर्टेंस देना, अपने रिलीजियस कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देना और नेशनल इंटरेस्ट को साइडलाइन करना और दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को साइडलाइन करना, इसी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म के जो रूट्स हैं दोस्तों हमें ब्रिटिश इंडिया में ही देखने को मिल गए थे। आपको ध्यान होगा जब 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं इसको, और 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, तो इन दोनों रिफॉर्म्स में ये कोशिश की गई थी कि हमारे यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए। 1909 में सबसे पहले जो मुस्लिम्स थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। फिर उसके बाद अब 1919 में देखेंगे कि इसको सिख तक एक्सटेंड कर दिया गया, जो एंग्लो इंडियंस थे, जो एंग्लो यूरोपियंस थे, इन तक एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक बात है। तो इन सारे कम्युनल स्टेप्स के चलते हमारे देश में जो कम्युनलिज्म है उसकी नींव पड़ जाती है, उसके बीज जो है अंग्रेजों के द्वारा ही बो दिए जाते हैं। अब जो कम्युनलिज्म है हमारे देश में कई तरीके के फॉर्म्स में दिखता है। जैसे आप हमारे यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं वो रिलीजन के बेस पे बनाई गई हैं, जैसे अकाली दल है, शिवसेना है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आपको जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसके बेस पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स का इमरजेंस काफी ज्यादा हुआ है, और ये भी रिलीजन के बेस पे, जैसे आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, जमात इस्लामी है। ये सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि रिलीजन के बेस पे बनाए गए हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपसे चर्चा की थी, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो भी वीडियोस पॉलिटी के हैं आप उसको सीक्वेंस में देखेंगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर हमारे देश में कई सारे कम्युनल राइट्स भी देखने को मिले हैं। आपने 2002 का गुजरात का दंगे के बारे में ज़रूर सुना होगा। फिर उसके बाद 1986 के दौरान जो सिख दंगा हुआ था, उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, है ना? तो ये कई सारे कम्युनल राइट्स के तौर पे भी हमारे देश में जो कम्युनलिज़्म है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता रहता है। इसके साथ-साथ हमारे देश में जो अलग-अलग रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, माफ़ कीजिएगा इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ। तो जो अलग-अलग टेम्पल्स हैं, अलग-अलग मॉस्क हैं, इन सबको लेके हमारे देश में काफ़ी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे राम जन्मभूमि इश्यू आप देखेंगे, ज्ञानवापी मॉस्क पे इश्यू हुआ था। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर कम्युनलिज़्म को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश में जो कम्युनलिज़्म है, वो इन सारे तरीकों से हमें अपने देश में देखने को मिलता है, और कम्युनलिज़्म का मतलब क्या होता है? अपने रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को नेशन के इंटरेस्ट से ऊपर रखना और बाकी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट से ऊपर रखना, इसी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक बात है। अब दोस्तों, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में कम्युनलिज्म अपने ब्रूटल एसेंस में अभी भी पाया जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम का जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, इसके पीछे एक कारण है। हिंदू शॉविनिज्म आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट का इस इशू के लिए जो इनर्शिया का स्टांस है, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को
हमारे देश के अंदर खत्म ना करने की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, किस तरीके से वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? फिर जो इलेक्टोरल कंपल्शंस हैं, उनके लिए वो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनल मीडिया हमें अपने देश के अंदर देखने को मिल रही है आजकल। साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से हम आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अपने देश में कम्युनलिज्म जैसे बहुत ही एक अ, इसको एक ब्रूटल प्रॉब्लम को अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में अभी तक एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है। तो आई होप कम्युनलिज्म आपको समझ में आया होगा। तीसरा ऑब्स्टिकल आपको देखने को मिलेगा कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या होता है? तो कास्टिज्म जिस तरीके से हमने कम्युनलिज्म को समझा था कि अपने रिलीजियस कम्युनिटी के लिए जो इंटरेस्ट जो अच्छा है उसको सबसे ऊपर रखना, और बाकी जो हमारे देश का इंटरेस्ट है और जो बाकी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट है उनको साइडलाइन कर देना। उसी तरीके से जब आप अपने कास्ट के इंटरेस्ट को, अपने कास्ट को जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट होता है, जो जनरल नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर रखते हैं, तो इसको हम कास्टिज्म कहते हैं। अगर आप कोई बढ़ई जात का है ना? अगर कोई राजपूत है, तो वो अपने कास्ट के जो भी इंटरेस्ट हैं, अपने कास्ट को ही प्रायोरिटी दे रहा है, वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो इसी फीलिंग को हम कास्टिज्म कहते हैं। कास्टिज्म भी हमारे देश में कई तरीके से मैनिफेस्ट होता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कास्ट के बेस पे हुआ है। आप देखेंगे मद्रास में जस्टिस पार्टी है, स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ, माफ कीजिएगा। हमारे देश में जस्टिस पार्टी है, मद्रास में बहुजन समाज पार्टी है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको कास्ट के बेस के ऊपर बनाया गया। तो ये हमारे देश में जो कास्टिज्म है उसको दिखाता है। इसके अलावा हमारे देश में प्रेशर ग्रुप्स का भी इमरजेंस कास्ट के बेस पे हुआ है। जैसे आपको हरिजन सेवक संघ देखने को मिलेगा, क्षत्रिय महासभा जैसे प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं कास्टिज्म को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जब इलेक्शंस होता है और इलेक्शन के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कास्ट की लाइन पे सीट्स को एलोकेट किया जाता है। इलेक्शंस में कास्ट के बेस पे टिकट्स को एलोकेट किया जाता है, ताकि जहां पे जिस कास्ट का डोमिनेंस है उस एरिया में उसी डोमिनेंट कास्ट के किसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, जिसकी वजह से वो जीत पाते हैं। तो इन सब बातों की वजह से भी हमारे देश में जो कास्टिज्म है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है, अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया जा सका है। इसके अलावा आपको हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हायर और लोअर कास्ट के बीच में देखने को मिलता है। बिहार में आप देखने को देखेंगे, यूपी में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, यहाँ पे अक्सर आपको हायर और लोअर कास्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ कभी-कभी रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर भी हमें देखने को डिस्प्यूट और एजिटेशन देखने को मिलता है अलग-अलग कास्ट के बीच में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कास्टिज्म भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि इसमें जब किसी कास्ट स्पेसिफिक जो है इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, कास्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर देखा जाता है, तो इसमें जब हम बहुत ऐसा देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो बहुत सारे कास्ट हैं उनको एक साथ नहीं ला पाते हैं। जो हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन है, उनको नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। और इंडिया में तो ऐसा है कि जो भी स्टेट पॉलिटिक्स है, वो बेसिकली आपको जो मेजर कास्ट ग्रुप हैं, उनके बीच में फाइट देखने को मिलेगा। स्टेट पॉलिटिक्स में जो मेजर कास्ट ग्रुप है वही डोमिनेंट रहते हैं। आप अगर आंध्रा की बात करें, तो आंध्रा में आपको कम्मा वर्सेस रेड्डी का आपको जो फाइट है वो देखने को मिलेगा। फिर गुजरात में बनिया वर्सेस पाटीदार का आपको फाइट देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे बिहार में भूमिहार वर्सेस राजपूत का फाइट देखने को मिलेगा। तो ये सारे डोमिनेंट कास्ट हैं, और इन्हीं डोमिनेंट कास्ट, इन्हीं मेजर कास्ट के बीच में जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसकी फाइट देखने को हमें मिलती है। तो कास्टिज्म हमारे देश में काफी हद तक अभी भी है, और काफी हद तक हमें कास्टिज्म के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलते हैं। अगला जो आप देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन में ऑब्स्टिकल है, वो है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म का मतलब कि अपने खुद के लैंग्वेज से एक अटैचमेंट होना, और दूसरे लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल के लिए आप देखेंगे उनके लिए जो है, उनको उनके लिए साइड लाइन की भावना होना, उनको अच्छे से नहीं देखना, उनको एक दूसरे नजरिए से देखना, इसको हम कहते हैं लिंग्विज्म। अब लिंग्विज्म जो है वो बिल्कुल रीजनलिज्म की तरह, कम्युनलिज्म की तरह और कास्टिज्म की तरह एक पॉलिटिकल जो है फिनोमेना है। तो लिंग्विज्म के टू डायमेंशन देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल फिनोमेना कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म और कास्टिज्म, इन तीनों के पीछे जो पॉलिटिकल हमारे देश में लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, हमारे देश की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, उसी तरीके से लिंग्विज्म के लिए भी हमारे देश की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। हमारे देश में आपको लिंग्विज्म के दो डायमेंशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये देखने को मिलता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे देश में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है,
और फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि यूनियन के ऑफिशियल लैंग्वेज के डिटर्मिनेशन के लिए जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी को बनाने की बात की जा रही है, तो इसकी वजह से भी हमें ये लिंग्विज्म जो है वो देखने को मिलता है। जैसे 1953 में आप देखेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। और जब आंध्र प्रदेश को ये स्टेटस दे दिया गया, लैंग्वेज के बेस पे पहले स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, तो बहुत सारे जो डिमांड है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की भी डिमांड उठने लग जाती है। और 1956 में आप देखेंगे आफ्टर फजल अली कमीशन बहुत सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे बनाया भी जाता है। हालांकि जब फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाने की बात को एक्सेप्ट किया था, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि वन स्टेट वन लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है वो हम नहीं लागू करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम अपने इंडियन यूनियन का रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स के तौर पे करते हैं, तो हमें अपने नेशनल यूनिटी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 का, उसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया। इसकी वजह से एंटी हिंदी जो एजिटेशंस हैं हमारे देश में देखने को मिले, स्पेशली साउथ इंडिया में। फिर इसकी जब ये एजिटेशंस देखने को मिले तो इंग्लिश को एज एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उसको बना के रखा गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लिंग्विज्म है वो हमारे देश में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे टीडीपी है, शिवसेना है, इनके इमरजेंस के बाद और ज्यादा मजबूत हुआ है और इसने नेशनल इंटीग्रेशन को और भी ज्यादा रोकने की कोशिश की है। तो ये जो चौथा हमारा ऑब्स्टिकल था वो था लिंग्विज्म। इसके बारे में मैंने जो भी बातें आपसे बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में। मैं आपसे एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले समझा कि नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इस मीनिंग में हमने अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट के डेफिनेशन को समझा था, और उन सब का जो ओवरऑल जो उन्होंने जो कहने की कोशिश की वो ये थी कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ लाते हैं, उनको नेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर एक वननेस का जो हम फीलिंग जगाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, और इस ऑब्स्टेकल में हमने बात की कास्टिज्म के बारे में, है ना, हमने बात की कम्युनलिज्म के बारे में, हमने बात की रीजनलिज्म के बारे में, हमने बात की फिर आप देखेंगे लिंग्विज्म के बारे में। तो ये कई सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं इसके बारे में अभी हमने बात की। अब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, ये हमारे देश में नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए और सोशल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसका बैकग्राउंड आप देखें तो 1961 में सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी फर्स्ट मीटिंग 1962 में हुई, और इसको इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि हमारे देश में जो कम्युनलिज्म से, कास्टिज्म से और रीजनलिज्म से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। इसके मेंबर्स में आपको यूनियन मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हमारे देश में जो सिविल सोसाइटी है, जो मीडिया है, जो अकेडमिया है, इन सबके जो इमिनेंट पर्सन्स हैं वो भी आपको नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के मेंबर के तौर पर दिखते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, साथ ही साथ हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसको भी मजबूत करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो डिवाइसिव फोर्सेस हमारे देश में हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक थ्रेट है, उन सबको काउंटर करने का काम भी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल करता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो सेंसिटिव नेशनल इश्यूज है उस पर एक डायलॉग और कंसेंसस को इनकरेज करने का काम भी ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल करता है। इसके फंक्शंस में आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देता है, और ये रिकमेंडेशंस अपने नेचर में एडवाइजरी होते हैं। इसके अलावा जो सोशल कोहेजन को अफेक्ट करने वाले इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेशनल जो इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड कमिटीज का फॉर्मेशन भी ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल करता है। करंट स्टेटस की बात करें तो इसकी लास्ट मीटिंग सितंबर 2013 में हुई थी। अपने नेचर में ये एडवाइजरी है और इसका रिकमेंडेशंस सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं। ठीक बात है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चूंकि लक्ष्मीकांत में ये मेंशन्ड है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के बारे में। दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है, एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कहने का मतलब ये है कि ना तो इसकी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही किसी कानून के तहत इसको बनाया गया।
ना ही किसी स्टैट्यूट के अंडर में इसको बनाया गया है। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1992 में इस फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ये फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है और इसी फंड के माध्यम से ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? हमारे देश के अंदर कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना, हमारे देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, साथ ही साथ हमारे देश में जो अलग-अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में टॉलरेंस को, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करना यानी कि मजबूत करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ-साथ जो कम्युनल वायलेंस के विक्टिम्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी ये फाउंडेशन करता है। साथ ही साथ कम्युनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी चिल्ड्रन अफेक्ट हुए हैं, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने का भी काम जो ऑब्जेक्टिव है, वो इस फाउंडेशन का है। अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें दोस्तों, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है विडोज़ को, जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कम्युनल वायलेंस के जो विक्टिम हैं, उनको भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये इसके अलावा स्कूलिंग और हायर एजुकेशन के लिए जो भी चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, उन अफेक्टेड चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे ये सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज़ करता है, ये वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज़ करता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करता है ताकि हमारे देश के अंदर कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया जा सके। और इसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है, बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर भी काम करता है और बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिलकर काम करता है ताकि हमारे देश के अंदर जो कम्युनल हार्मनी है, उसको बनाए रखा जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। और जो हालिया हमें कुछ दशकों से कम्युनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिला है, कम्युनल जो क्लैशेस देखने को मिलते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू और सिखों के बीच में, तो ये इसको रोका जा सके। तो इस तरीके से आज का हमारा जो ये सेशन है दोस्तों, इसी फाउंडेशन के की फंक्शंस के साथ खत्म होता है। आज हमने कई सारी बातों पे चर्चा की। हमने नेशनल इंटीग्रेशन के मीनिंग को समझा, हमने इस नेशनल इंटीग्रेशन के कौन-कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, उस ऑब्स्टिकल्स को समझा। हमने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, उसको समझा और फिर इस फाउंडेशन के बारे में समझा, जो कि हमारे देश में कम्युनल हार्मनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। इस सेशन को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमेशा की तरह आप मेरे राहुल शर्मा एजुकेशन चैनल जो कि टेलीग्राम पे है, उस पे जाके आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को और इस पीडीएफ के थ्रू आप रिविजन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर